पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते उनका नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया। मुशर्रफ की पार्टी के लोगों ने बताया कि उनका इलाज पहले से ही चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 75 साल के मुशर्रफ मार्च 2016 से ही दुबई में रह रहे हैं। उनके ऊपर 2007 में संविधान को भंग करने का आरोप लगा था, जिसमें उन्हें साल 2014 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद वे सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दुबई में ही रह रहे थे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के महासचिव महरीन अहमद मलिक ने रविवार को कहा कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार रात मुशर्रफ को अस्पताल ले जाया गया। पर्रिकर के निधन के साथ ही गोवा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गोवा में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो ने कहा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता सुदीन धावलीकर सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन देने के नाते उन्होंने कई बार त्याग किया है और अब उन्होंने अपनी मांग भाजपा के समक्ष रख दी है, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा उनकी मांग पर सहमत होगी। Sudhin Dhawalikar also wants to become the chief minister. He has put his demand. That is being worked out. He said, I have sacrificed many a times by supporting the BJP, so he wants to become chief minister. But BJP will not agree to that. So that has to be worked out. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 9 साल के संघर्ष के बाद पहले लोकपाल बिल की सफलता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 9 साल के आंदोलन के बाद अदालत ने पहले लोकपाल विधेयक को स्थापित करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब है कि जनता द्वारा किए गए आंदोलन के कारण ऐसा हुआ है। दूसरा है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था व न्याय व्यवस्था। अन्ना हजारे ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सरकार को बिल पास करने के लिए कहा। इसके कारण सरकार ने लोकपाल नियुक्त किया है। आंदोलन के 9 साल के बाद लोकपाल पर जो आज कार्रवाई हुई और लोकपाल नियुक्ति के आदेश निकाले, कल से रीतसर कल वो जाहिर हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने नाम डिक्लेयर किए। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने जो इसमें आंदोलन किए, जनता, पूरे देश की जनता, इसके कारण ये कानून बनाना पड़ा, लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ी। दूसरा है कि इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को जब डंडे लगाए, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसके कारण सरकार को लोकपाल नियुक्त करना पड़ा। 2 दिन यात्रा पर रविवार को मालदीव पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने समक्ष अब्दुल्ला शाहिद सहित वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की सहमति रखी। संबंधों को मजबूत करने सहित रक्षा, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के उपायों पर बातचीत की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मालदीव के लोगों के लिए पुनर्निर्मित इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल को समर्पित एक पट्टिका का अनावरण किया। IGMLH मालदीव में पहली और सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज गोवा की राजधानी पणजी में शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ ही सैन्य सम्मान से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पणजी पहुंचकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद रहीं। रक्षा मंत्री ने भी पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद काफी देर तक मनोहर पर्रिकर के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना देते रहे। बता दें कि इससे पहले पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी के बीजेपी ऑफिस में करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे और उन्होंने पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कैबिनेट ने भी बैठक कर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मनोहर जी सादगी और पूर्ण ईमानदारी वाले व्यक्तित्व थे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूँ। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा संजोएंगे। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आजकल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई मोर्चों पर व्यस्त है। एक खास जिम्मेदारी है घोषणा पत्र, जिस पर हर किसी की नजर है। 3 सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते रहे राजनाथ सिंह, तीसरी स्ट्राइक की जानकारी पर तो चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन ताल ठोक कर कहते हैं कोई आतंकवादी घटना होगी तो भारत जवाब देगा और कोई ताकत उसे नहीं रोक सकेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर बेहद दुखी हैं। मायावती ने पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मनोहर पर्रिकर का कल 63 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पैनक्रिएटिक कैंसर से जूझ रहे थे। बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर अति दुखद है। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मायावती ने कहा कि श्री पर्रिकर बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे तथा 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। बता दें, मनोहर पर्रिकर विधायक चुनने जाने वाले और देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले देश के पहले IITN थे। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे। पुरखों की धरती प्रयागराज से आज कांग्रेस महासचिव तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगी। स्वराज भवन में रात्रि विश्राम के बाद प्रियंका गांधी ने संगम क्षेत्र का रुख किया और अक्षय वट के बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा कल देर रात लखनऊ से प्रयागराज पहुंची और स्वराज भवन में रात्रि प्रवास करने के बाद आज सुबह संगम का रुख किया। प्रियंका गांधी ने यहां पर अक्षय वट दर्शन के बाद हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सड़क मार्ग से मनैया घाटी जाएंगी। वहां ये स्टीमर से गंगा यात्रा शुरू करेंगी। कुछ समय पहले तक अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेड वॉर गहराने का परिदृश्य उभर रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बीते सप्ताह ट्रंप ने अमेरिकी संसद को एक पत्र के जरिए भारत को जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस कार्यक्रम से बाहर करने के अपने इरादे से अवगत कराया। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका द्वारा भारत से आयात को दी जा रही तरजीह भारत से निर्यात होने वाले कपड़े, फुटवेयर, प्लास्टिक व इंजीनियरिंग उत्पाद, हैंड टूल जैसे औद्योगिक इकाइयों के समक्ष मुश्किलें खड़ी हो सकती
सकती हैं और रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। यदि अमेरिका जीएसपी से भारत को बाहर करने के फैसले पर कायम रहता है तो 60 दिनों के बाद भारत का तरजीही व्यापार दर्जा खत्म हो जाएगा। साल 1976 से जीपीएस व्यवस्था के तहत विकासशील देशों को दी जाने वाली आयात शुल्क रियासत के मद्देनजर करीब 2000 भारतीय उत्पादकों को शुल्क मुक्त रूप से अमेरिका में भेजने की अनुमति मिली हुई है। इस व्यापार छूट के तहत भारत से किए जाने वाले करीब 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। जीएसपी के तहत तरजीह के कारण अमेरिका को जितने राजस्व का नुकसान होता है उसका 1/4 भारत निर्यातकों को प्राप्त होता है।